हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अब मैंने डिसाइड किया है कि अपने लेक्चर्स को एक नए तरीके से शुरू करूँ। मैं अपने लेक्चर्स में एक जो फ्रंट पेज है उसमें एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, और ये मोटिवेशन कोट किसी ना किसी बहुत बड़े आदमी ने जो अपनी फील्ड में जिन्होंने बहुत नाम कर चुके हैं उनसे लिया गया होगा। तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेसन है वो है एंजाइम्स के ऊपर, और एंजाइम्स का ये फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स मैं और बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने वॉल्ट डिज्नी का एक कोट पढ़ने जा रहा हूं, और ये कोट आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। ये कोट है, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। जी हाँ, अगर आपके जीवन में कोई सपना है आपका और उस सपने को आप पूरा करना चाहते हैं तो वो पूरा जरूर हो सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास उसको पूरा करने के लिए करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, तो वो जरूर पूरा होगा। जी हाँ, ये आप अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं और आगे अपने आने वाले एग्जाम्स में भी लागू कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं जरूर एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, बस उसके लिए आपको हिम्मत रखनी होगी और जम के मेहनत करनी होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है एंजाइम्स के ऊपर। मैंने एक और चीज शुरू की है आज के लेक्चर से। मैं एक और चीज नहीं करने वाला हूं कि अपने लेक्चर्स में मैं एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करने वाला हूं। जैसे कि आज का जो पहला क्वेश्चन हम आंसर करने जा रहे हैं वो है एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम्स? तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एंजाइम्स पार्ट 1 है, इसमें हम लोग डील करने वाले हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ओवरऑल इसके बारे में बात करेंगे। इससे आगे काइनेटिक्स वगैरह, इनिबिशन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट आज का लेक्चर जो है वो सोनली फोकस्ड है कि एंजाइम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उसके बारे में। तो जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है कि व्हाट आर एंजाइम्स, तो आगे आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, और इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको सारी जिंदगी याद हो जाएगा। तो बस आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो फोटोग्राफ्स भी खींच सकते हैं। एक और नई चीज मैं शुरू करने वाला हूं, अपने जो भी लेक्चर्स मैं यूट्यूब के ऊपर लूंगा उन लेक्चर्स का मैं पावर पॉइंट या पीडीएफ का जो नोट्स है उसको बना करके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दिया करूंगा। तो आप जो देख पा रहे होंगे इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर जा करके आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये जो लिंक होगा जो टेलीग्राम ग्रुप का, वो भी इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वीडियो के दिया होगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप नोट्स डायरेक्टली ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज एन एंजाइम का जवाब। एंजाइम क्या होता है, क्या होता है एंजाइम? अगर इसके बारे में बात करें तो एन एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट। तो सबसे पहला जो बड़ा सवाल यहां पे सामने आ रहा है वो ये है कि एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है। अब ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर ये बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या है। यहां पे जो ये शब्द दिया हुआ है ये बायोकैटलिस्ट, इसका मतलब क्या है? बचपन में आपने कैटलिस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जरूर पढ़ भी रखा होगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट क्या होता था अगर आप याद करिए तो कैटलिस्ट जनरली क्या हुआ करते थे, ये हुआ करते थे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अब ये आयंस वगैरह भी हो सकते थे, ये मेटल के एलिमेंट्स हो सकते थे। तो ये कैटलिस्ट जो हुआ करते थे ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में जब मैं बायोकैटलिस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये एंजाइम है, तो बायोकैटलिस्ट के बारे में इतना समझना जरूरी है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ज्यादातर केसेस में जो बायोकैटलिस्ट हैं ये एंजाइम्स हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि ज्यादातर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो ये अंतर होता है बायोकैटलिस्ट और कैटलिस्ट में। इसके अलावा एक और अंतर है कि बायोकैटलिस्ट जो होते हैं वो आपके बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, और इनऑर्गेनिक जो नॉर्मल जो कैटलिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। तो ये दूसरा एक रीजन हो गया बायोकैटलिस्ट और कैटलिस्ट, नॉर्मल कैटलिस्ट में अंतर के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे और भी अंतर हैं, बट हमारे लेक्चर के लिए अभी फिलहाल के लिए इतना जरूरी है कि एन एंजाइम इज बायोकैटलिस्ट। और बायोकैटलिस्ट क्या करता है, ये एंजाइम जो है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है, जो रेट है, कितनी तेजी से वो हो रहा है,
यानी कि अगर मैं रेट के बारे में बात करूं तो यहां पे आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गया। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि किसी एक रिएक्शन की स्पीड इतनी है, तो अगर मैं बायो कैटलिस्ट इस्तेमाल करूंगा तो उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं हमेशा अपने क्लासेस में एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मैं किसी एक पोजीशन में हूं, जैसे कि मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली से मुझे बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है, तो मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए मेरे पास फ्लाइट है, मैं ट्रेन से जा सकता हूं, मैं बाय कार जा सकता हूं, ये अलग अलग तरीके हैं मेरे पास जाने के लिए। लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता हूं तो मैं फ्लाइट से जाना प्रेफर करूंगा। तो यहां पे जब आप बायो कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी कि आप बहुत तेज स्पीड से किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि बायो कैटलिस्ट आखिर करता क्या है। तो इट जस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को वो बढ़ा देगा। इतना काम होता है बायो कैटलिस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इट डज नॉट गेट चेंज इन द प्रोसेस। कभी भी बायो कैटलिस्ट रिएक्शन में बदलाव उसके अंदर नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर आप एक बायो कैटलिस्ट ए इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है x is getting converted into y, ये रिएक्शन हो रहा है x is getting converted into y और A नाम का बायो कैटलिस्ट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो A ही इस रिएक्शन के एंड में आपको A का फॉर्म ही मिल जाएगा वापस, यानी कि इस A के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, रिएक्शन को करवाने का काम जरूर बायो कैटलिस्ट का है, लेकिन रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए कि कुछ अमाउंट जो है वो मान लीजिए कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम सोचें कि मान लीजिए कि जैसे आप 5 μg अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि जो एंजाइम है उसका जो यूनिट होता है वो यूनिट्स में होता है या कैटल में होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत ही वेग एक एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए 5 μg करके हम एक एंजाइम का कंसेंट्रेशन, एक एंजाइम का अमाउंट यूज कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको इतना ही अमाउंट वापस मिल जाएगा, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये कहने का मतलब है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो μg है, मैं इसको बस समझाने के लिए आपको यूज कर रहा हूं। जो एंजाइम का जो यूनिट होता है वो यूनिट्स होता है या फिर कैटल होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। डज नॉट गेट चेंज इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कोई भी बदलाव एंजाइम के अंदर, एंजाइम के नेचर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, वर्चुअली कैटलाइजेस ऑल सेल्यूलर रिएक्शंस। सेल के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस आप देखते हैं वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंजाइम्स के द्वारा कैटलाइज होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें जो सेल्स के अंदर जो रिएक्शन होते हैं, अगर वहां पे एंजाइम काम नहीं करेगा तो उन रिएक्शंस को इनफाइनाइट टाइम लगेगा खत्म होने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि सेल के अंदर ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनको स्पॉन्टेनियस होने की जरूरत है, बहुत क्विक होने की जरूरत है। अगर वहां पे इतना ज्यादा टाइम लगेगा तो वो किसी भी हालत में हमारे काम के नहीं रह जाएंगे। तो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, उन रिएक्शंस को जल्दी से जल्दी खत्म करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि आप बाइक चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आपके सामने से कोई और ट्रक आ रही है, तो अब ये सिग्नल आपके दिमाग में जाएगा, दिमाग से आपकी पूरी बॉडी में जाएगा, आपके स्केलेटल मसल्स पे जाएगा और फिर आप उसकी स्टीयरिंग वगैरह घुमा सकते हैं। तो ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, तमाम सिग्नलिंग के जो रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा तो ये बहुत लीथल सिचुएशन और खराब सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए ये सारे के सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस बहुत क्विक काम करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन टाइम से रिएक्शन टाइम बहुत बहुत कम हो जाता है जब आप एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया वर्चुअली कैटलाइजेस ऑल सेल्यूलर रिएक्शन। जितने भी सेल्यूलर रिएक्शंस हैं आपके सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, मैक्सिमम रिएक्शंस को एंजाइम्स जो है वो कैटलाइज करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कहानी समझ में आई होगी आपको एंजाइम्स के बेसिक नेचर के बारे में। चलिए, अगर आप चाहें तो इसका इमेज ले सकते हैं, चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए। तो उम्मीद है कि आपने इसको चेकआउट कर लिया होगा और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगला सवाल जो हमें डील करना है वो अगला सवाल है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, किन किन प्रॉपर्टीज को एंजाइम्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एंजाइम्स के अंदर होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एंजाइम्स possess the following properties। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एंजाइम्स के पास होती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात जो यहां पे नजर आ रही है वो है मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अब ये मोस्ट जो लिखा हुआ है, इस शब्द को आप
हाईलाइट करिए, इस शब्द को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बार क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स का मतलब क्या है। मोस्ट का मतलब ये है कि ज्यादातर एंजाइम्स जो हैं उनका नेचर प्रोटीनेशियस होता है। ज्यादातर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एंजाइम्स हैं जिनका नेचर प्रोटीनेशियस नहीं होता। बहुत सारे तो नहीं कहना चाहिए, कुछ एक एंजाइम्स ऐसे हैं जिनका नेचर प्रोटीनेशियस नहीं होता। तो अगला सवाल उठता है कि उनका नेचर प्रोटीनेशियस नहीं होता तो फिर क्या नेचर होता है उनका? तो इस सवाल का जवाब है कि देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसा भी एक ग्रुप है जिसका नेचर आरएनए बेस्ड है, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनका नेचर आरएनए बेस्ड है और फिर भी उनके पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, फिर भी वो एंजाइम की तरीके से काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं उनका नेचर प्रोटीन है, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनका नेचर नॉन प्रोटीनेशियस है और वो एग्जाम्पल है आरएनए। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और आरएनए मॉलिक्यूल्स या ऐसे ग्रुप को हम लोग एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज राइबोजाइम। राइबोजाइम कहेंगे। राइबोजाइम का मतलब क्या हो गया? ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जिनके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उनको आप राइबोजाइम कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाई स्पेसिफिसिटी, और ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं। हाई स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? यहां पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझ में आना चाहिए। हाई स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखूं, ए कंपाउंड है, इस कंपाउंड से बी में कन्वर्जन हो रहा है और यहां पे एक एंजाइम जो है वो एक्स इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक एंजाइम है जो एक्स इस्तेमाल हो रहा है और ए को बी में कन्वर्ट करवाता है। अब मान लीजिए ये सी से डी एक और कन्वर्जन हो रहा है, तो याद रखिएगा ये एंजाइम जो एक्स है वो यहां पर भी इस्तेमाल हो जाए ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम एक्स है वो बहुत स्पेसिफिक है इस रिएक्शन के लिए और ये एंजाइम एक्स यहां पे इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। लेकिन ये चीज कैटलिस्ट में ऐसा नहीं होता। कैटलिस्ट में बहुत कॉमनली यूज्ड कुछ जैसे कि कुछ मेटल्स हैं जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग रिएक्शंस में वो कैटलिस्ट की तरीके से काम कर सकते हैं। बट यहां पे अगर एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है तो वो दूसरी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेगा, वो बहुत स्पेसिफिक होगा, अपनी स्पेसिफिसिटी की वजह से सिर्फ और सिर्फ उस रिएक्शन को ही कैटेलाइज कर रहा होगा, दूसरे रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेगा। यही चीज यहां पे लिखी गई है, हाई स्पेसिफिसिटी देखने को मिलती है। और ये प्रोटीन्स जो होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेजर नेचर इसका प्रोटीनेशियस है, तो जैसे कि यहां पे लिखा गया ये हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट, इनॉर्मस कैटालिटिक पावर होती है। इनॉर्मस कैटालिटिक पावर का मतलब ये हो गया कि ये जो रिएक्शन स्पीड है उसको कई कई गुना बढ़ा देते हैं। यानी कि नॉर्मल स्पीड अगर कुछ है तो मेनी 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 टाइम्स उसकी रिएक्शन स्पीड को इंक्रीज कर देंगे और वो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा। दैट मींस यहां पे इनॉर्मस कैटालिटिक पावर यहां पे होती है। और ये इनॉर्मस कैटालिटिक पावर कैसे अचीव हो रही है? इनॉर्मस कैटालिटिक पावर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके अचीव होती है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से डिक्रीज होकर के हमारा जो रिएक्शन है वो फास्ट काम करता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज मैंने बस आपको एक एक्टिवेशन एनर्जी का एक नाम इंट्रोड्यूस किया है। तो यहां पे हम कह सकते हैं इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो तेज कर रहा है। कैसे तेज कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा करके। ठीक, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में अगले वीडियो में बात हो जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया। इसको आप चाहें तो इसका इमेज ले सकते हैं, चाहे तो इसका नोट डाउन कर सकते हैं रोक करके। तो उम्मीद है कि ये आपने देख लिया होगा और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यहां पे नजर आ रही है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि के इक्विलिब्रियम के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम को ये चेंज नहीं करता, के इक्विलिब्रियम के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर एक रिएक्शन है जिसमें हम कह रहे हैं कि ए जो है ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक रिएक्शन है जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और ये फॉरवर्ड भी जा रही है और ये रिवर्स भी जा रही है।
तभी तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम जो है काम कर रहा है। तो ये रिएक्शन ए बी में जा रही है और बी ए में जा रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से ये काम कर रही है, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि जो के इक्विलिब्रियम होता है, अगर हम के इक्विलिब्रियम की बात करें, के इक्विलिब्रियम की बात करें तो फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ये के इक्विलिब्रियम है, इनिशियल के इक्विलिब्रियम। यहां पे मैं आई लिख देता हूं, यानी कि अभी मैंने एंजाइम का इस्तेमाल नहीं किया है, इनिशियल के इक्विलिब्रियम है। अब मान लीजिए कि अगर आप कह रहे हैं कि यहां पे हम हम ये कह रहे हैं कि हमने एंजाइम का इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पे व्हाट वी हैव डन इज वी हैव यूज्ड द एंजाइम। अब एंजाइम क्या करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंजाइम जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है कि जो एंजाइम होता है वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बट ये सही बात नहीं है। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और एंजाइम उसमें काम कर रहा है तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो था किसी एक, यहां पे मैं मान लेते हैं कि ये 10 था और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 5 था, ये वैल्यूज हमने मान ली। ठीक, तो यहां पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आया है मेरा कितना आया, ये 2 आ रहा है। अब जब आपने एंजाइम का इस्तेमाल किया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों मान लीजिए कि 100 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि इनिशियल 10 था अपॉन 5 था और ये 100 टाइम्स बढ़ गया। तो याद रखिएगा 100 टाइम्स दोनों बढ़ेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन भी 100 टाइम्स बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी 100 टाइम्स बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ये 100 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे फिर से आ जाएगा 2। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम यानी कि के इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एंजाइम कुछ भी चेंज नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। तो डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन, चेंजेस रेट एट विच द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। कितनी स्पीड से इक्विलिब्रियम रीच कर रहे हैं, कितनी स्पीड से मेरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंच रहा है, उसकी स्पीड बस बदल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर एक रिएक्शन 10 मिनट में इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा था तो एंजाइम यूज करने के बाद शायद 1 मिनट में ही पहुंच जाए। इतना सा अंतर है, बट ये अंतर सेल्यूलर सिस्टम के ऊपर बहुत 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 ड्रास्टिक चेंज कर सकता है। तो ये एक और प्रॉपर्टी मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की। एक और प्रॉपर्टी यहां पे हमें देखनी चाहिए और ये प्रॉपर्टी है, पहले मैं इसको जरा, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये देख लिया होगा आपने। अब हम लोग जरा एक और प्रॉपर्टी यहां पे देख लेते हैं और ये प्रॉपर्टी है डेल्टा जी के बारे में। याद रखिएगा कि अगर हम लोग डिस्कस करें कि डेल्टा जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, डेल्टा जी, ये डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है। अब इसको समझने के जरिए यहां पे समझिए कि कभी भी एंजाइम जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताती है, बेसिकली ये प्रेडिक्ट करती है थर्मोडायनेमिक्स को। और ये बेसिकली बताती है फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन को। फीजिबिलिटी का मतलब है कि वेदर रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर देखें कि अगर हम कहते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू ये नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि खुद ब खुद हो सकता है, यानी कि फीजिबल होता है। अगर हम कहते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये फीजिबल नहीं होगा, थर्मोडायनेमिकली फीजिबल रिएक्शन ये नहीं होगा, ये हम कहते हैं ये दो चीजें। और डेल्टा जी 0 आता है तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में है। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वो रिएक्शन मतलब नॉट फीजिबल होगा। यहां पे हम लिख देते हैं फीजिबल, इसको मैं एफ लिख देता हूं, ये नॉन फीजिबल हो गया, यानी कि ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, और ये तो इक्विलिब्रियम में है ही।
तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर कोई एक ऐसा रिएक्शन है, मान लीजिए कि ये ए से कन्वर्जन हो रहा है बी में, और यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो डेल्टा जी, ये बैकवर्ड भी जा रही है, यहाँ पे जो डेल्टा जी, इसका जो डेल्टा जी की वैल्यू है ये मान लीजिए पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। ए टू बी जाने वाला रिएक्शन फीजिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे एंजाइम यूज करेंगे तो रिएक्शन प्रमोट नहीं होगा, यानी कि एंजाइम कभी भी नॉन फीजिबल रिएक्शंस को प्रमोट नहीं कर सकता। डेल्टा जी एंजाइम नहीं बदल सकता। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो डेल्टा जी को वो नेगेटिव नहीं कन्वर्ट कर सकता। एंजाइम कैन नॉट चेंज डेल्टा जी। तो मैं यहाँ पे अगर मतलब पूरा एक समरी लिख दूं कि एंजाइम कैन नॉट चेंज डेल्टा जी में कोई बदलाव नहीं कर सकता। एंजाइम कैन नॉट चेंज के इक्विलिब्रियम, कोई बदलाव नहीं कर सकता। और केवल एक चीज बदलाव कर सकता है, रेट एट विच द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, रेट एट विच द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इसमें बदलाव कर सकता है। ठीक, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई हो कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो मैंने एक्स्ट्रा यहां पे लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। ठीक है, तो आई बिलीव ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कैन यू क्लासिफाई द एंजाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है एंजाइम का क्लासिफिकेशन। कौन सा एग्जाम नहीं है जहां पे ये पूछा जाता है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको अच्छी तरीके से लेक्चर में ही याद कर लीजिएगा कि कैन यू क्लासिफाई द एंजाइम्स। यस, हम लोग एंजाइम का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और जल्दी से देखते हैं कैसे करना है। तो यहां पे मैंने कंप्लीट एक चार्ट ले लिया है और ये चार्ट बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे मैंने ये रखा है हमारा एंजाइम। अब एंजाइम को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ज्यादातर एंजाइम्स मैंने आपसे कहा कि प्रोटीनेशियस होते हैं और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आरएनए बेस्ड होते हैं। अगर कोई एंजाइम आरएनए बेस्ड होगा तो उसको मैं राइबोजाइम कहूंगा। प्रोटीनेशियस बेस को हम आगे लेकर के चलते हैं और इसको क्लासिफिकेशन आगे समझने की कोशिश करते हैं। इतनी चीज तो समझ में आई होगी। अब प्रोटीन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला है सिंपल एंजाइम और दूसरा है कॉन्जुगेट एंजाइम। अब सिंपल एंजाइम में क्या होता है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बेस होता है, यानी कि जो प्रोटीन होगा उसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा, यानी कि अमाइनो एसिड मिले हुए होंगे और वो प्रोटीन की तरीके से काम कर रहा होगा। यह है सिंपल एंजाइम का मतलब। अभी आगे और समझाऊंगा इसके बारे में, लेकिन कॉन्जुगेट एंजाइम के बारे में बात करूं तो कॉन्जुगेट एंजाइम दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सी दो चीजें हैं कॉन्जुगेट एंजाइम बनाने के लिए? पहला है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, यानी कि ऐसा पोर्शन जो प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, जिसको आप प्यार से कोफैक्टर नाम से भी जानते हैं। तो अगर प्रोटीनेशियस पार्ट ये नहीं है तो इसको कोफैक्टर बोलोगे। और दूसरा जो होगा वो प्रोटीनेशियस पार्ट होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि इस केस में कॉन्जुगेट सिस्टम में एक प्रोटीनेशियस पार्ट है और ये जुड़ा हुआ है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट से। तो ये प्रोटीनेशियस पार्ट है और ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। अगर इस प्रोटीनेशियस पार्ट का अगर नाम देखोगे तो ये नाम है इसका एपो एंजाइम। एपो एंजाइम इसको बोलते हैं प्रोटीनेशियस पार्ट को। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो है इसको कहा जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर कहा जाएगा। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीनेशियस पार्ट को एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को कोफैक्टर बोलोगे। तो ये कुछ इस तरीके का कॉन्जुगेट एंजाइम की कहानी हो गई। सिंपल एंजाइम में ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एंजाइम में बस ये प्रोटीन का ही बना हुआ है, तो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जैसा यहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जिसको हम कोफैक्टर बोल रहे हैं, इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हुआ मेटल आयन और दूसरा हो गया कोएंजाइम। अब मेटल आयन आपको पता ही है कि जैसे कि अलग अलग टाइप के मेटल आयन, जैसे कि आयरन हो गया, Fe2+ हो गया, इस तरीके के मेटल आयंस यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो मेटल आयंस की प्रेजेंस में काम कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं पायरुवेट काइनेज, जो लास्ट एंजाइम होता है आपका, जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, वो मेटल्स के बेसिस पे काम करता है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि पायरुवेट काइनेज को रन करने के लिए कौन सा आयन की जरूरत पड़ती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मेटल आयन हो गया। तो मेटल आयन को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेटल एक्टिवेटेड और एक है मेटैलो एंजाइम। अभी इन दोनों के बारे में डिफरेंसेस समझाता हूं। इसके अलावा यहां पे जो ये कोएंजाइम है, इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, कोएंजाइम हमेशा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। कोएंजाइम का नेचर हमेशा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोफैक्टर और कोएंजाइम में कंफ्यूज होते हैं।
देखिए कोफैक्टर जो है वो एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर ही कोएंजाइम आता है। कोफैक्टर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट आ सकते हैं। आपके नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट मैंने बताया, तो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को कोफैक्टर बोल रहे हो। कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर ऑर्गेनिक है तो उसको बोलोगे कोएंजाइम। ठीक, फिर से समझो, कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर इनऑर्गेनिक है कोफैक्टर तो वो आपका मेटल आयन हो जाएगा, ऑर्गेनिक है तो आपका कोएंजाइम हो जाएगा। तो मेटल आयन क्या हो गया आपका, इनऑर्गेनिक हो गया। इनऑर्गेनिक है तो मेटल आयन, ऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम। अब मेटल आयन को फिर से डिवाइड किया मेटल एक्टिवेटेड और मेटलोएंजाइम में। अब कोएंजाइम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा या को सबस्ट्रेट होगा। क्या कह सकते हैं, प्रोस्थेट ग्रुप या को सबस्ट्रेट। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन है। अभी मैं यहां की चीजों को अभी और बताऊंगा डिटेल में, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसकी फोटो खींच लो। ठीक है, तो ये हो गया होगा, इसकी इमेज खींच ली होगी, फोटो खींच ली होगी, जो भी है। तो अब इसके बारे में जो यहां पे और सिस्टम है, कुछ कुछ बातें और हैं जिसको मुझे इंपॉर्टेंट बातों को यहां पे बताना है। ऑलरेडी मैं पीछे बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, तो ये बस तरीके से रिकॉलिंग चीजें होंगी आपके लिए। सिंपल एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल एंजाइम्स में यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके अमाइनो एसिड्स ही होंगे, यानी कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कंपोनेंट ही होगा, अमाइनो एसिड ओनली। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां पे सिर्फ प्रोटीन कंपोनेंट ही होगा, प्रोटीन कंपोनेंट ही यहां पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट है। क्या क्या है, प्रोटीनेशियस पार्ट भी है और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी है। प्रोटीनेशियस पार्ट को क्या बोलोगे, प्रोटीनेशियस पार्ट कहलाता है एपो एंजाइम, इसके बारे में अभी भी बताया था। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट आपका कोफैक्टर कहलाता है, इसके बारे में भी बता चुका हूं। अब कोफैक्टर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आप कोफैक्टर हटा देंगे, मान लीजिए किसी कॉन्जुगेट एंजाइम से आपने कोफैक्टर हटा दिया तो बचा मेरा एपो एंजाइम, क्या ये एपो एंजाइम बायोलॉजिकली एक्टिव होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। तो सिर्फ एपो एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होगा, ये कैटालिटिकली एक्टिव नहीं होगा। दैट मींस कोफैक्टर की बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो ये हो गया सिंपल एंजाइम प्लस कोफैक्टर को। अगर हम जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, बेसिकली अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम को देखें तो वो क्या है, एक तो सिंपल एंजाइम है, उसके साथ कोफैक्टर आपने जोड़ दिया। इन दोनों को अगर आप साथ में लेकर के चल रहे हो तो इट विल बी कॉल्ड एज अ होलो एंजाइम। क्या है ये, होलो एंजाइम। दैट मींस अगर सिंपल एंजाइम और उसका कोफैक्टर साथ में देख रहे हो होलो एंजाइम, अलग अलग देख रहे हो तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर। प्रोटीनेशियस वाले को कोफैक्टर, नॉन प्रोटीनेशियस वाले को सॉरी एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीनेशियस वाले को कोफैक्टर बोलते हो। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देख सकते हो कि कोफैक्टर और जो प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द एंजाइम है, मैंने आपको बताया था कि प्रोटीनेशियस पार्ट है और कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। तो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट और प्रोटीनेशियस पार्ट एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हो सकता है ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड हो और हो सकता है ये बॉन्ड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हो। दोनों तरीके के बॉन्ड पाए जा सकते हैं। कोफैक्टर और जो आपका प्रोटीनेशियस पार्ट है, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो चाहे तो कोवेलेंट भी हो सकता है, चाहे तो नॉन कोवेलेंट भी हो सकता है। दोनों तरीके के बॉन्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कोफैक्टर्स को एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको जल्दी से पहले बता चुका हूं, थोड़ा सा और डेप्थ में देख लेते हैं। कोफैक्टर्स जो है मैंने बताया था, चाहे तो वो सिंपल मेटल आयंस हो सकते हैं, जैसे Fe2+ हो गया, जैसे Zn2+ हो गया, जैसे कि Mn हो गया। ठीक, तो ये सारे के सारे कोफैक्टर्स के एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मैंने बोला था कि अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ कोफैक्टर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको बोलने वाले हैं क्या, उसको एक टर्म दिया गया है कोएंजाइम्स। क्या नाम दिया है उसको, कोएंजाइम नाम दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हम लोगों को इसीलिए खाने को बोला जाता है क्योंकि वो एंजाइम्स के केस में कोएंजाइम की तरीके से काम करते हैं, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स कम हैं तो फिर आपके एंजाइम्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया कोएंजाइम्स जो है वो विटामिन्स उनका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रांजिएंट एसोसिएशन ऑफ कोएंजाइम और एंजाइम अगर है तो
ट्रांजिएंट का मतलब हो गया बहुत शॉर्टली, बहुत थोड़ी देर के लिए अगर एसोसिएशन है तो ट्रांजिएंट एसोसिएशन ऑफ कोएंजाइम प्लस एंजाइम। अगर कोएंजाइम और एंजाइम के बीच में, एंजाइम का मतलब प्रोटीनेशियस पार्ट, कोएंजाइम का मतलब जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट था, वो अगर बहुत थोड़ी देर के लिए है, ट्रांजिएंट फेज के लिए है, कम देर के लिए है, तो आप इस कोएंजाइम को क्या बोलते हो? को सबस्ट्रेट कहने लग जाते हो। क्या कहते हो? को सबस्ट्रेट कहते हो। जब आपका प्रोटीनेशियस पार्ट और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, याद रखिएगा यहाँ पे नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर ये दोनों के बीच में एसोसिएशन बहुत ट्रांजिएंट है, बहुत कम देर के लिए है, तो आप कह सकते हैं कि कोएंजाइम इज को सबस्ट्रेट, नाम दे सकते हैं। कोएंजाइम यहाँ पे को सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो आप इसका इमेज ले सकते हैं या आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर चले तो यहां पे देखिए, ये यहां पे कुछ और जो नाम है उनको समझ लेते हैं। अब जैसे कि कोएंजाइम और एंजाइम यहां पे टाइट एसोसिएशन में है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइट एसोसिएशन में है। अभी देखिए पीछे था ट्रांजिएंट एसोसिएशन, यहां पे अगर बहुत टाइट एसोसिएशन में है तो चाहे तो हो सकता है टाइट एसोसिएशन, हो सकता है कोवेलेंट लिंकेज हो और हो सकता है नॉन कोवेलेंट लिंकेज हो। इन दोनों ही केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। किसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलोगे? जो आपका कोएंजाइम था उसको यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाएगा। पीछे के केस में जब हम लोग कह रहे थे कि बहुत टाइट एसोसिएशन नहीं है, ट्रांजिएंट एसोसिएशन है, तो वहां पे आप कोएंजाइम को सबस्ट्रेट बोल रहे थे, यहाँ पे कोएंजाइम को आप प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ पे कोएंजाइम को इज इक्वल्स टू प्रोस्थेटिक ग्रुप कहला रहा है। ठीक। नेक्स्ट, अब एंजाइम्स प्लस मेटल आयंस, मैंने ऊपर मेटल आयंस के बारे में भी बताया था। मेटल आयंस अगर हैं तो आप इनको कोफैक्टर्स कहोगे, कोएंजाइम्स नहीं बोलोगे, क्योंकि कोएंजाइम्स में ऑर्गेनिक नेचर होना जरूरी था, बट यहां पे कोफैक्टर्स कह सकते हैं क्योंकि ये मेटल आयंस है। अब दो तरीके से हो सकता है, अगर वीक एसोसिएशन है इन दोनों के बीच में, यानी कि मेटल आयन और एंजाइम के बीच में वीक एसोसिएशन है, तो आप कहेंगे इसको क्या? मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स कहोगे इसको। कब? जब वीक एसोसिएशन है, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स। मेटेलोजाइम्स कब बोलोगे? मेटेलो एंजाइम्स तब बोलेंगे जब टाइट एसोसिएशन होगा। जब टाइट एसोसिएशन होगा तो मेटेलो एंजाइम्स बोलेंगे। एंजाइम्स और मेटल आयंस में टाइट एसोसिएशन तो मेटेलो एंजाइम्स, और अगर मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स की बात करें तो बहुत लूज एसोसिएशन है, वीक एसोसिएशन ये कह सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हो गई जिसमें मैंने पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझा दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन जिसमें मेटल एक्टिवेटेड, मेटेलो एंजाइम हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, को सबस्ट्रेट हो गया, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली यहाँ पे। अब लास्ट में मुझे आपसे एक चीज और डिस्कस करनी है, और वो है मेरा जो गेट बीटी का क्रैश कोर्स जो लॉन्च होने वाला है उसके बारे में। तो जो एंजाइम के बारे में बताना था सो तो मैंने सारी की सारी बातें बताई। अगेन मैं बताऊंगा कि इसके बाद अगेन एंजाइम के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम उसकी काइनेटिक्स वगैरह के बारे में भी बातचीत करना शुरू करेंगे, और उसकी जो एक्टिविटी है, किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, उसके बारे में बातचीत करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए मैं अब स्विच करना चाहता हूं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के ऊपर, और ये अनाउंसमेंट है हमारा जो गेट बीटी का जो क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है उससे रिलेटेड। तो ये जो गेट बायोटेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, इसकी डेट जो है वो 11 दिसंबर से है। ठीक है, तो 11 दिसंबर को ये शुरू हो रहा है, और इस क्रैश कोर्स में आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं, जैसे कि आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग पूरी एग्जाम तक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स लाइफ लॉन्ग मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे डीपीपीज आपको रोज मिलेंगी। इसके अलावा आपका जो अगर हम कहें तो रिवीजन सेशंस आपके किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बोले तो गाइडेंस आफ्टर द एग्जाम ये भी अवेलेबल होगी, गाइडेंस आफ्टर एग्जाम ये भी अवेलेबल होगी। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ही फीजिबल, और हाँ यहाँ पे एक चीज और मैं बताना भूल गया कि ये टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो रिकॉर्डिंग हो गया, पीडीएफ हो गया, डीपीपीज हो गया, रिवीजन हो गया, गाइडेंस आफ्टर एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है बट उनको समझ में नहीं आता कि कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, उस तरीके की सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इसका सबका पूरा का पूरा जो कॉस्ट है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ
3500 में अवेलेबल है। हमारे पास कुल मिलाकर के 30 सीट्स हैं, जिसमें कि हाफ से ज़्यादा ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको जल्द से जल्द जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन से डिटेल्स के ऊपर, यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना कांटेक्ट, जो व्हाट्सएप का कांटेक्ट नंबर है वो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको, और आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कांटेक्ट नंबर है वो है 8299134528। तो ये कांटेक्ट डिटेल है, आप इससे व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपको रिवर्ट कर देंगे और आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे दी जाएगी। तो अगेन, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि हाफ से ज़्यादा सीट फुल हो चुकी है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और हाँ, मुझे और बताइएगा कि आप कौन कौन से लेक्चर्स चाहते हैं हमसे, ताकि हम उनको लेकर के आ सकें और आपके लिए बेहतर सिचुएशन क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।